नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीटेट दिसंबर का जो आपका एग्ज़ाम है 14 दिसंबर से प्रस्तावित है। उसके लिए बाल विकास के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तीसरा ऑप्शन है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। समालोचनात्मक चिंतन समस्या को हल करने के लिए तर्क विकसित करता है, जिससे वे एक समस्या को हल करने के लिए कई तरीकों से चिंतन कर सकें। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है कि प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। यहाँ पे प्रश्न आपका दिया गया है कि समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। पहला ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों का उनकी योग्यता के आधार पर पृथक्करण व वर्गीकरण करना। तीसरा ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। और चौथा ऑप्शन है कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। तो समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका अभिकथन ए दिया गया है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। और यहाँ पे आपका रीजन दिया गया है कि खोज अधिगम में शिक्षक अक्सर प्रदान करता है और शिक्षार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। यहाँ पे आपका अभिकथन और कारण दिया गया है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कथन होगा, यहाँ पे ए और आर जो है यहाँ पे आपके दोनों सही हैं। ठीक है, ए और आर आपके दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दिया गया आपका कि समझ की अग्रवर्ती गहनता। दूसरा ऑप्शन है सीखने की तेज गति। और तीसरा ऑप्शन है सी वाला समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। और चौथा ऑप्शन है डी शारीरिक विकास की तेज गति। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उन समूह विशेषताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होता है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए और बी। ठीक है, समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए
सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता यानी कि श्रवण बाधिता का विश्वसनीय पर तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है जबकि डैश में भिन्न है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। पहला दिया गया संवर्धन गतिवर्धन, दूसरा ऑप्शन है संशोधन समायोजन, तीसरा ऑप्शन है गतिवर्धन संवर्धन और चौथा ऑप्शन है समायोजन और संशोधन। यहाँ पे आपको सही जवाब बताना है। तो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान जबकि संशोधन में भिन्न है, यानी कि आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। यहाँ पे आपसे कौन सा कथन आपका सही नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कि ज्ञान व्यक्तिपरक है, दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, तीसरा ऑप्शन है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, और चौथा ऑप्शन है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही जवाब आप सभी को बताना है कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है। सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इंटरनल मोटिवेशन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, दूसरा ऑप्शन है आपका कि व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, तीसरा ऑप्शन है डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, और चौथा ऑप्शन है पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा आपका जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आपका हो जाएगा व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। आपका यहाँ पे सबसे सही आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका अभिकथन ए दिया गया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और यहाँ पे आपका रीजन दिया गया है कारण कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो अभिकथन ए और आर दिए गए हैं यहाँ पे आपके दोनों सही हैं, ए भी सही है और आर भी सही है। लेकिन ठीक है, यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का सही जवाब बताने का प्रयास करेंगे आप सभी। 11 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि महारत यानी कि निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है आपका कि महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो है दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है कि महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तीसरा दिया गया है कि महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य
उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सबसे सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि भाई बहन के रिश्तों, पहला ऑप्शन है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा दिया गया आपका कि केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और चौथा दिया गया है कि समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, भाई बहन के रिश्तों जो है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सबसे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका अभिकथन ए दिया गया है कि बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं, और यहाँ पे रीजन आर दिया गया है कि विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। और यहाँ पे आपको बताना है कि ए और आर में क्या सही है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है या फिर एक सही है एक गलत है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा 13 नंबर का। तो यहाँ पे आपका जो है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण में वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवंशिकी पर निर्भर है। दूसरा ऑप्शन है कि भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील दौर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा के विकास का एक संवेदनशील दौर होता है आपका, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का, बताइए आप सभी क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा 15 नंबर का। प्रश्न आपका दिया गया है कि वे विद्यार्थी जो पठन वैकल्य यानी कि डिस्लेक्सिया से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा है कि उच्च ग्रेड स्तर के पठन ग्रंथ प्रदान करके। तीसरा है सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, वे विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 16 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत या विश्वास है कि पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है और शिक्षक के पास सही ज्ञान है। तीसरा ऑप्शन है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी का ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि शिक्षार्थी कम जानते हैं और शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसारण शामिल है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह बताता है, यह सिद्धांत विश्वास है कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 17 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है
कि जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। पहला ऑप्शन है कि उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। दूसरा ऑप्शन है उससे कह कर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे। तीसरा ऑप्शन है उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके। और चौथा ऑप्शन है कि उसे उत्तर प्रदान करके। यहाँ पे 17 नंबर का आप सभी को सही जवाब बताना है कि जटिल समस्याओं से जो है अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। 18 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण यहाँ पे सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है, आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए, 19 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है। दूसरा है कि आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। तीसरा है सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। और चौथा दिया गया है सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, यानी कि आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सभी। प्रश्न आपका दिया गया है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं। पहला ऑप्शन है दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। दूसरा ऑप्शन है आपका कि उदाहरण देकर समझाती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। और तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है, यानी कि लिमिटेशंस है, यहाँ पे आपको बताना है। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक बल देता है। दूसरा ऑप्शन है वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। तीसरा ऑप्शन है कि वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता। और चौथा ऑप्शन है वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 22 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभिकथन ये दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती हैं। और यहाँ पे आपका जो कारण दिया गया है कि लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है, और यहाँ पे रीजन दिया गया कि लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिगृहित नहीं है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपका जो है ए सही हो जाएगा, जबकि आर है गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका ए सही है और आर गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 23 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी, ये दिया गया आपका कि अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बी दिया गया कि शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, सी दिया गया एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, और डी दिया गया है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी जो है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं,
और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी, सी और डी थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर का बताइए। 24 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। ये बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है कि बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया है कि बुद्धि वातावरणिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है बुद्धि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। और चौथा ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी है, यानी कि और समस्या के साथ बदल सकती है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। तो बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। जीन पियाजे ने किया, या हावर्ड गार्डनर ने, लेव वाइगोस्की ने, या फिर चार्ल्स स्पीयरमैन ने। 26 का सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हावर्ड गार्डनर ने। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सबसे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका दिया गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन द्वारा। पहला ऑप्शन नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। दूसरा है विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई है। तीसरा है नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई है। और चौथा ऑप्शन है कि वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गिन द्वारा जो है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, यानी कि आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सबसे सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का बताइए। 28 नंबर का प्रश्न आपका दिया गया है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति सबसे प्रभावी होगा। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। दूसरा है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तीसरा है आपका कि विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ सौंपना और उन्हें पाठ्यपुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा दिया गया है कि विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो 28 नंबर का आपको सही जवाब बताना है कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से यहाँ कौन सी रणनीति सबसे प्रभावित होगी। तो विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, यानी कि आपका सेकेंड ऑप्शन जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का आप सभी सही जवाब देने का प्रयास करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आपका अभिकथन ये दिया गया है कि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पहचान करने के लिए कहना चाहिए। और यहाँ पे आपका रीजन दिया गया, कारण दिया गया है कि उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। यहाँ पे आपको 29 नंबर का सही जवाब बताना है।
तो शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। यानी कि आपका ये यहाँ पे सही है और जो आर दिया गया आपका ये गलत है, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर का प्रश्न अब दिया गया है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न आपका दिया गया है कि अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, पहला ऑप्शन है कि पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप पर जाएं, और दूसरा दिया गया है कि पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आएँ जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। तीसरा है कि पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आएँ, और चौथा ऑप्शन दिया गया है कि पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे आपके सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी में प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 30 में आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। धन्यवाद।